Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थ मार्केट प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास हम कवर करने वाले हैं एक नया मार्केट स्ट्रक्चर मोनोप्सोनी, जिसके अंदर देखा जाता है कि मार्केट में से एक सिंगल बायर होता है। आज की क्लास में कवर करेंगे मोनोप्सोनी की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस मार्केट जो कि है मार्जिनल वैल्यू, एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर। हम कवर करेंगे मोनोप्सोनी मार्केट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया जाता है। हम देखेंगे कंपैरिजन मोनोपोली और मोनोप्सोनी मार्केट स्ट्रक्चर का। मोनोप्सोनी मार्केट पावर की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे हम बायलैटरल मोनोपोली के बारे में, और क्लास के अंत में हम इसके पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मोनोप्सोनी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिर्फ सिंगल बायर देखा जाता है किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का। सो मोनोप्सोनी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर हुआ जहाँ पे सिंगल बायर है किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज का। इन जनरल मोनोप्सोनी मार्केट आपका इनपुट मार्केट में देखा जाता है। इट मीन सिंगल बायर आपका जो देखा जाता है जिस मार्केट में, वो आपका इनपुट मार्केट होता है। इन जनरल, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है, बट इन जनरल आप स्टडी जो करते हैं मोनोप्सोनी मार्केट की, इनपुट मार्केट में स्टडी करते हैं, स्पेशली लेबर मार्केट के केस में। जैसे हम देखा मोनोपोली मार्केट के केस में आपका एक वन सेलर होता है। ये मोनोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक ही सेलर है जो गुड्स सेल कर रहा है। उसके विपरीत मोनोप्सोनी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ एक ही बायर है जो गुड या सर्विसेज बाय कर रहा है मार्केट से। और हम इसको स्टडी इन जनरल करते हैं इनपुट मार्केट के केस में, स्पेशली लेबर मार्केट। उदाहरण के तौर पे लेबर मार्केट में मोनोप्सोनी का एक उदाहरण ये है, सपोज करो कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे सिर्फ एक फैक्ट्री है पूरे इलाके में, और वही फैक्ट्री वहाँ के लोगों को रोजगार दे रही है, वहाँ के वर्कर्स को हायर कर रही है। तो ये क्या केस हो गया आपका मोनोप्सोनी का। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, एक ही बायर है जो लेबर सर्विसेज बाय कर रही है या वर्कर्स को हायर कर रही है। तो ये केस आपका हो गया मोनोप्सोनी का, डेट इज वन सिंगल बायर। उसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मोनोप्सोनी देखा जाता है जब कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फार्मर से उनके क्रॉप्स खरीदती है। वो भी एक केस होता है मोनोप्सोनी का, जब सिंगल एक कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो फार्मर से उनके क्रॉप्स खरीद रही है, सिंगल बायर, मोनोप्सोनी का केस हो गया। फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाता है कि कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है वो अपने अपने कार्स के लिए जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उसको बाय करती है। तो सिंगल कार मैन्युफैक्चरिंग का फर्म है या ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो एक्ट कर रही है सिंगल फर्म, वो स्मॉल वेंडर से अपने ऑटो पार्ट्स परचेज करती थी। आपने यहाँ पे तीनों चीज़ों में एग्जाम्पल नोटिस किया होगा कि तीनों एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं इनपुट मार्केट की। तो मोनोप्सोनी मार्केट स्ट्रक्चर आपका इन जनरल इनपुट मार्केट में देखा जाता है जहाँ सिंगल बायर होता है। हमेशा ट्रू नहीं है, फाइनल गुड्स मार्केट में मोनोप्सोनी पावर या सिंगल बायर देखने को मिलता है, बट इन जनरल वो आपका इनपुट मार्केट में हम उसको स्टडी भी करते हैं, उसको उसी तरह समझते भी हैं। अजम्पशंस क्या है इस मार्केट की, मोनोप्सोनी मार्केट की अजम्पशन क्या है? पहले अजम्पशन यही है, इसकी यही है कि यहाँ पे सिंगल बायर होता है मार्केट में, कि एक ही बायर है, एक ही फर्म है जो गुड और सर्विसेज है उस मार्केट के, वो सब परचेस कर रहा है। इस मार्केट में मोनोप्सोनी फर्म का सप्लाई कब होता है? वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर हम एग्जांपल लेके समझे लेबर मार्केट का, जहाँ पे सिर्फ एक फर्म है या एक फैक्ट्री है लोकेलिटी में, जो उस लोकेलिटी के जितने भी वर्कर है सबको वो हायर कर रही है, मोनोप्सोनी का केस है, तो उस केस में उस फर्म का या उस फैक्ट्री का सप्लाई कब होगा? वो आपका होगा अपवर्ड स्लोपिंग। इट मीन्स वो फर्म लेबर हायर कर रही है, उसको वेज दे रही है, तो सप्लाई का यहाँ पे हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। इट मीन्स अगर फर्म को ज़्यादा लेबर चाहिए तो उसको ज़्यादा पे करना है। इट मीन्स टू परचेज मोर बायर मस्ट पे हायर प्राइजेस। तो सिंगल बायर है, उसको ज़्यादा हायर लेबर हायर करने के लिए, ज़्यादा सर्विसेज हायर करने के लिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट करता है। तीसरा आपका है प्राइस मेकर इन इनपुट मार्केट। सिंस यहाँ पे आप एक ही सिंगल बायर है मार्केट के अंदर, तो उस
बायर के हाथ में या फिर कहे कि उस फर्म के हाथ में प्राइस कंट्रोल या प्राइस मेकिंग का पावर होता है। जैसा मोनोपोली केस में देखते थे, मोनोपोली केस में सिंगल सेलर होता है, उसके पास पावर होता है प्राइस सेट करने का। इसी प्रकार इस मार्केट केस में, मोनोपोली मार्केट केस में, जब सिंगल बायर का होता है मार्केट के अंदर, तो उसका हाथ में प्राइस कंट्रोल होता है, वो प्राइस सेट करता है उस गुड और सर्विसेज की जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा है। So the monopolist can influence the price it pays. It is a price setter in the input market. जैसे बताया मैंने आपको, मोनोपोलिस्ट को केस को हम इनपुट मार्केट में स्टडी करते हैं इन जनरल। अगला है नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द बायर्स। सेलर्स जो है, सेलर्स यहाँ पे अगर एग्जांपल लेबर मार्केट का, जो सेलर्स यहाँ पे हुए वो लोग जो अपनी लेबर सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, तो सेलर्स के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं बायर्स के रूप में। उनके पास एक सिंगल फर्म है जहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते बायर्स के रूप में सेलर्स के पास। तो नो क्लोज सब्सिट्यूट फॉर द बायर्स, ये इसका अजम्पशन है इस मार्केट का। घुमा फिरा के वही बात कर रहा है कि अब सिंगल बायर होता है मार्केट के अंदर, वही बात इसने घुमा फिरा के बोली है। फिर है रेशनल डिसीजन मेकिंग। इस अजम्पशन अकॉर्डिंग जो मोनोपोलिस्ट फर्म है, जो सिंगल बायर है, उसका गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना अपना, और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है कुछ इस तरीके से, वो क्वांटिटी बाय करके मार्केट से जिस क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर होल्ड करता है। अरे मार्जिनल वैल्यू क्या चीज़ है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, अब आने स्लाइड में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के ध्यान रख लीजिए, मोनोपोलिस्ट फर्म रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है। इट मीन्स उस फर्म का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट उस मैक्सिमाइज करता है उस क्वांटिटी लेवल पे जिस पॉइंट पे मार्जिनल वैल्यू और मार्जिनल एक्सपेंडिचर आपका इक्वल होता है। ये थी आपकी बेसिक्स इंट्रोडक्शन मोनोपोली मार्केट की। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ की कॉन्सेप्ट है इस मार्केट से रिलेटेड, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला है मार्जिनल वैल्यू। मार्जिनल वैल्यू का अगर हम आसान भाषा समझने की कोशिश करें, वो एडिशनल बेनिफिट है जो किसी एक गुड और सर्विसेज को खरीद के किसी भी एजेंट को मिल रही है। अगर हम लेबर मार्केट यहाँ पे एग्जांपल ले, लेबर मार्केट केस में सिंगल बायर है, सिंगल फर्म है जो लेबर हायर करती है। सिंस फर्म लेबर हायर कर रही है, लेबर हायर करके वो अपना प्रोडक्शन करवाती है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो गुड्स एंड सर्विसेज आपका प्रोड्यूस हो जाता है, वो उसको मार्केट में बेचती है, जिससे फर्म को रिवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या प्रोसेस था, फर्म ने लेबर हायर किया मार्केट से, उस लेबर ने प्रोडक्शन किया गुड और सर्विसेज का, उस गुड और सर्विसेज को फर्म ने मार्केट में बेचा, और उसको मार्केट बेचने से फर्म को रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस केस में मार्जिनल वैल्यू क्या हुआ, जब फर्म ने लेबर हेरा मार्केट से लेबर हायर किया, तो उस लेबर हायर करने से जो एडिशनल रिवेन्यू फर्म को जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे कहलाता है मार्जिनल वैल्यू। तो मार्जिनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एडिशनल बेनिफिट बायर रिसीव्स फ्रॉम परचेजिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड और इनपुट। जैसे मैंने आपको समझाया लेबर मार्केट के एग्जांपल से, लेबर मार्केट के एग्जांपल में मार्जिनल वैल्यू का मतलब हुआ एक्स्ट्रा रिवेन्यू द फर्म अर्न्स फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन मोर वर्कर। एक एडिशनल यूनिट परचेज करने से जो एडिशनल बेनिफिट हो रहा है वो आपका मार्जिनल वैल्यू है। लेबर मार्केट एग्जांपल केस में मार्जिनल वैल्यू क्या होगा, लेबर हायर करने से एडिशनल रिवेन्यू जो फर्म को जनरेट हो रहा है बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ये आपका कहलाता है मार्जिनल वैल्यू। मोनोपोलिस्ट केस में मार्जिनल वैल्यू कर्व जो होता है वो मोनोपोलिस्ट फर्म का वो डिमांड कर्व भी होता है। सो मार्जिनल वैल्यू कर्व इज डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्ट फर्म। ये आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है कुछ इस तरह। यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे आपका मार्जिनल वैल्यू है। तो मार्जिनल वैल्यू आपका है डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोलिस्ट फर्म। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इतना आउट लेबर मार्केट में खरीद रहा है, हायर कर रहा है फर्म, तो उससे कितना उसको मार्जिनल वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिनल वैल्यू क्या फर्म के लिए, एडिशनल रेवेन्यूज ऑफ लेबर जनरेट करके देगा फर्म को। तो ये आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। इट मीन्स जैसे जैसे वो लेबर हायर इंक्रीज करता रहेगा, वैसे वैसे जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फर्म को वो डिक्रीज होता रहेगा। ये आपका डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व या मार्जिनल वैल्यू कर्व इंडिकेट करता है। ये आपका मार्जिनल मोनोपोलिस्ट फर्म का डिमांड कर्व भी होता है। नेक्स्ट आपका है एवरेज एक्सपेंडिचर। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड।
लेबर मार्केट एग्जांपल ले तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर divided by total number of labor hired is average expenditure of labor, which also indicate wage per unit of labor. तो एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व क्या होता है, वो बताता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स परचेज इन केस ऑफ लेबर मार्केट एग्जांपल, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स लेबर हायर्ड is average expenditure on labor, which indicates wage per unit of labor. और ए कर्व जो होता है वो मोनोसोनिक फर्म का सप्लाई कर्व भी होता है, या आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह। यहाँ पे आपका लेबर है, यहाँ पे आपका वेज है, तो ये आपका सप्लाई कर्व होता है मोनोसोनिक फर्म का अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें देखने को मिली। पहला देखा हमने मार्जिनल वैल्यू कर्व, जो मोनोसोनिक फर्म का डिमांड कर्व होता है, जो इंडिकेट करता है फर्म की मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट और लेबर। और दूसरा हमने देखा एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व, जो इंडिकेट करता है पर यूनिट कितना वेज दिया जाएगा या कितना प्राइस पे किया जाएगा इनपुट या गुड को। ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है, ये आपका सप्लाई कर्व भी होता है मोनोसोनिक फर्म का। तो मोनोसोनिक फर्म का डिमांड कर्व क्या हुआ, मार्जिनल वैल्यू कर्व विच इज डाउन स्लोपिंग, एंड मोनोसोनिक फर्म का सप्लाई कर्व क्या हुआ, वो हुआ एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्जिनल एक्सपेंडिचर। मार्जिनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय बायर व्हेन परचेजिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड और सर्विसेज फॉर। तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या हुआ आपका, एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बायर व्हेन परचेजिंग वन मोर यूनिट। इन अवर एग्जांपल ऑफ लेबर मार्केट, मार्जिनल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से फर्म को कितना एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ा, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हुआ लेबर का, मार्जिनल एक्सपेंडिचर हुआ लेबर का। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय चेंज इन और यूनिट्स परचेज, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको मार्जिनल एक्सपेंडिचर निकाले लेबर का, ये आपका फॉर्मूला हो गया टोटल एक्सपेंडिचर चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, कि एक लेबर हायर करने से एडिशनल कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, लेबर्स के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, वो आपको हो गया मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। अब मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व जो होता है वो भी आपका डाउन अपवर्ड स्लोपिंग होता है कुछ इस तरह, और आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वो भी अपवर्ड स्लोपिंग है। अब इसमें से एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व कौन सा है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व कौन सा है, ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व है नीचे वाला, ये आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर है वो एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, अबव लाई कर रहा है, विच मीन्स कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के लिए मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है एवरेज एक्सपेंडिचर से। तो ये आपका ग्राफ है मार्जिनल एक्सपेंडिचर एंड एवरेज एक्सपेंडिचर का। और मार्जिनल एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर से ऊपर लाई क्यों करता है वो हम आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। अभी के लिए अपना समझा आपने कि एक मार्जिनल वैल्यू कर्व होती है जो डिमांड कर्व होती है मोनोसोनिक फर्म की, वो आपकी डाउन स्लोपिंग नेचर की होती है। फिर आपने पढ़ा एक एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है, वो फर्म का सप्लाई कर्व होता है। फिर आपने देखा मार्जिनल एक्सपेंडिचर एक कर्व होता है जो एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व के ऊपर लाई करता है। तो आपने तीन चीज़ें समझी इस मोनोसोनिक फर्म्स के रिलेटेड, जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट थे इसके। अब आगे फर्दर मूव करते हैं। अब हमने देख लिया कि मोनोसोनिक फर्म्स क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका बेसिक फीचर्स क्या है, उससे रिलेटेड की कॉन्सेप्ट्स मार्जिनल वैल्यू, एवरेज एक्सपेंडिचर, मार्जिनल एक्सपेंडिचर, वो हमने कवर कर लिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक मोनोसोनिक फर्म कितना बाय करेगा क्वांटिटी, किस प्राइस पे, वो हमको डिटरमाइन करना है। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लेबर मार्केट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेबर मार्केट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। सिंगल बायर है लेबर का। इट में एक सिंगल फैक्ट्री है एक लोकेलिटी में जो
लेबर हायर करती है। ये आपका मोनोसोनिक केस हो गया। फर्म लेबर हायर कर रही है, उससे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन करके सेल हो रहा है, उससे फर्म को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास फर्म के पास एक क्या है, एक मार्जिनल वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर से कितना एडिशनल रिवेन्यू फर्म को जनरेट हो रहा है, वो आपका मार्जिनल वैल्यू हो गया। अब फर्म जब लेबर हायर कर रही है, एडिशनल लेबर यूनिट ऑफ लेबर हायर कर रही है, उसका एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फर्म के पास एक मार्जिनल एक्सपेंडिचर है। तो एक एडिशनल यूनिट लेबर हायर करने से फर्म को बेनिफिट होगा, जिसको मार्जिनल वैल्यू बोल रहे हैं, मार्जिनल वैल्यू बोल रहे हैं। एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से फर्म को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, जिसको मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं या मार्जिनल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। जब तक फर्म का मार्जिनल वैल्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल एक्सपेंडिचर, तब तक फर्म लेबर हायर करता रहेगा। जिस पॉइंट पे मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उस पॉइंट पे फर्म लेबर हायर करना स्टॉप कर देगा, रुक जाएगा। बेसिकली ये आपका पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अगर मार्जिनल वैल्यू लेस देन है मार्जिनल एक्सपेंडिचर से, तो इस केस में वो लेबर हायर करना कम करेगा या फिर ले ऑफ करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ तीन चीज़ें देखने को मिली। जब तक मार्जिनल वैल्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल एक्सपेंडिचर, फर्म तब तक लेबर हायर करेगा। जिस पॉइंट पे मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा फर्म के लिए। उस पॉइंट पे वो लेबर हायर करना छोड़ देगा, रुक जाएगा उस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे मार्जिनल वैल्यू लेस देन मार्जिनल एक्सपेंडिचर होगा, तब फर्म अपना लेबर कम करेगा प्रोडक्शन के अंदर या ले ऑफ करेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या निकल के आया हमारे पास, वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर होता है। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका मार्जिनल वैल्यू कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का होता है, डिमांड कब होता है लेबर का फर्म के द्वारा। ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व है जो सप्लाई कर्व होता है लेबर का मोनोसोनिक मार्केट में। ये आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है फर्म का। फर्म इक्विलिब्रियम अटेन करता है उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर और मार्जिनल वैल्यू इक्वल होता है, डेट इज दिस पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे फर्म को मिला इक्वल लेवल ऑफ लेबर या आउटपुट या गुड जो उसको खरीदना है। तो क्यू एम स्टार आपका इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी है जो आपको मिल रहा है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्जिनल एक्सपेंडिचर और मार्जिनल वैल्यू कर्व। ये आपका हो गया इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी। अब इसको कितना प्राइस पे करना है वो आप डिटरमाइन करेंगे सप्लाई कर्व से। तो इस क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस निकल के आ रहा है सप्लाई कर्व से, डेट्स ए कर्व से जो प्राइस निकल के आ रहा है इस पॉइंट पे, वो है पी एम स्टार। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको क्वांटिटी मिला क्यू एम स्टार, क्यू एम स्टार पे आपको प्राइस मिला पी एम स्टार ऑन सप्लाई कर्व और ए कर्व। तो ये आपका ये हो गया इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस इन द केस ऑफ मोनोसोनिक मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोसोनिक मार्केट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम आपका अटेंड होगा एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्जिनल वैल्यू एंड मार्जिनल वैल्यू एंड मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ड्राइव करेंगे इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी कितना प्राइस पे करना है वो आप फाइंड करेंगे सप्लाई कर्व के ऊपर। तो ये आपका आ गया क्यू एम स्टार एंड पी एम स्टार आपका इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस इन द केस ऑफ मोनोसोनिक मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को। मोनोसोनिक लेबर मार्केट एग्जांपल के थ्रू अज्यूम करें कि एक फैक्ट्री है जो सिंगल बायर है लेबर का एक स्मॉल टाउन में। ये आपका मोनोसोनिक का केस है। अब हमको डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल कि कितना लेबर हायर करेगा और कितना प्राइस पे करेगा, कितना वेज वो पे करेगा लेबर को। ये तीन चीज़ आपको टेबल गिवन है ऑलरेडी, वर्कर्स, वेज एंड मार्जिनल वैल्यू। वर्कर्स की संख्या से 1 से लेकर 5 तक गिवन है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्कर का वेज जो है वो 100 रुपये है, डेट इज एवरेज एक्सपेंडिचर पे कर रहा है वो 100 रुपये है फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्कर के लिए। सेकेंड यूनिट 2 वर्कर्स के लिए 110 रुपये एवरेज वेज है। 3 वर्कर्स के लिए 120 रुपये एवरेज वेज है। 4 के लिए 123, 5 के लिए 140। हर वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग उसका मार्जिनल वैल्यू दे रखा है। इट मीन्स अगर फर्स्ट वर्कर फर्म एम्प्लॉय कर रही है तो फर्म को रिवेन्यू जनरेट करके क्या कितना देगा वर्कर, 300 रुपये का। अगर सेकंड वर्कर फर्म हायर कर रही है तो वो सेकंड वर्कर एडिशनल रिवेन्यू कितना जनरेट करके देगा फर्म को, 250 का।
इसी प्रकार थर्ड वर्कर हायर कर रही है फर्म, तो तीसरा वर्कर फर्म को एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके देगा 200 रुपये का। चौथा वर्कर हायर कर रही है फर्म, तो फर्म को चौथा वर्कर एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके देगा 150 रुपये का। इसी प्रकार अगर फर्म पांचवा वर्कर हायर कर रही है तो फर्म को पांचवा वर्कर देगा एडिशनल रेवेन्यू 100 रुपये का। तो ये आपका इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। यहाँ पर देख सकते हैं जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो अपवर्ड स्लोपिंग नेचर का है। ये सप्लाई का वो हो गया आपका। इट मीन्स जैसा वर्कर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एवरेज एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मार्जिन वैल्यू आपका यहाँ पर डिमांड कर्व है और वो डाउन स्लोपिंग नेचर का है। जैसा आप देख सकते हैं जैसे वर्कर्स बढ़ रहा है मार्जिनल एक्सपेंडिचर आप मार्जिनल वैल्यू जो है हर कॉरस्पॉन्डिंग वर्कर का वो डिक्रीज हो रहा है। अब इसके आपको टेबल में 3 चीज़ें दे रखी है। अब आपको फर्दर कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना वर्कर हायर किया करेगा ये वाला फर्म और कितना वेज पे करेगा। आप पहले निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ अ वेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्कर्स। तो फर्स्ट वर्कर के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1 × 100 = 100। 2 वर्कर्स फर्म हायर कर रही है, एवरेज एक्सपेंडिचर आपका 110 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ यहाँ पे 220 हुआ। इसी प्रकार 3 वर्कर्स हायर कर रही है फर्म, तो उसका एवरेज वेज है एवरेज एक्सपेंडिचर है 120, तो 3 वर्कर्स पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 360। इसी प्रकार 4 वर्कर्स हायर करिए तो टोटल एक्सपेंडिचर 520। 5 वर्कर्स हायर करिए टोटल एक्सपेंडिचर आपका होगा 700। अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, हर एक वर्कर से कॉरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर निकालना है। फर्स्ट वर्कर के कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। फर्म ने सेकंड वर्कर हायर किया, टोटल एक्सपेंडिचर जो है हो रहा है वर्कर्स पे वो कितने से बढ़ गया 100 से 220 हो गया, 120 से बढ़ गया, तो सेकंड वर्कर का मार्जिनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 120। थर्ड वर्कर फर्म ने हायर किया तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 220 से 360, डेट इज 140 से, तो थर्ड वर्कर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है डेट इज 140। फर्म ने फोर्थ वर्कर हायर किया तो फर्म का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया 360 से 520। इट मीन्स फोर्थ वर्कर का मार्जिनल एक्सपेंडिचर कितना है 160। फर्म ने फिफ्थ वर्कर हायर किया तो उसका मार्जिनल एक्सपेंडिचर उसका बढ़ गया 520 से 700। इट मीन्स फर्म का फिफ्थ वर्कर का मार्जिनल एक्सपेंडिचर कितना है 180। तो यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आ गई है। एमवी आपको पहले से गिवन था मार्जिनल वैल्यू, और आपने मार्जिनल एक्सपेंडिचर आपने निकाल लिया। तो आपके पास हर एक वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कितना फर्म को बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल वैल्यू और कितना फर्म को कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल एक्सपेंडिचर, वो आपके पास टेबल फॉर्म में है। अब आपको डिसाइड करना है कि फर्म कितना वर्कर हायर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि जब तक फर्म का मार्जिनल वैल्यू ज़्यादा है मार्जिनल एक्सपेंडिचर से तब तक फर्म हायर करता रहेगा। इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे हायरिंग रोक देगा, और जिस पॉइंट पे अगर ये सिनेरियो है जब मार्जिनल वैल्यू लेस देन है मार्जिनल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में वो अपना वो ले ऑफ करना स्टार्ट करेगा ताकि वो इस पॉइंट पर लौट के वापस आ जाए। तो इस टेबल पे ध्यान से देखिएगा इस टेबल पे कि पहले 3 यूनिट्स ऑफ वर्कर के लिए, फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ वर्कर के लिए आपका मार्जिनल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मार्जिनल एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्कर के लिए मार्जिनल वैल्यू 300, मार्जिनल एक्सपेंडिचर 100, सेकंड के लिए मार्जिनल वैल्यू 250, मार्जिनल एक्सपेंडिचर 120, थर्ड के लिए मार्जिनल वैल्यू 200, मार्जिनल एक्सपेंडिचर 140। तो इस फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए आपका मार्जिनल वैल्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल एक्सपेंडिचर। जैसे फोर्थ यूनिट हायर करेगा फर्म, उसका मार्जिनल वैल्यू आपका 150 हो जा रहा है और मार्जिनल एक्सपेंडिचर 160 है। इट मीन्स फॉर यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ मार्जिनल वैल्यूज लेस देन मार्जिनल एक्सपेंडिचर। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्म सिर्फ 3 यूनिट तक अपना लेबर या वर्कर हायर करेगा। तो इस टेबल को अकॉर्डिंग फर्म ने कितना लेबर हायर किया 3 वर्कर्स हायर किया। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट्स ऑफ वर्कर तक फर्म का मार्जिनल वैल्यू जो है वो फर्म का मार्जिनल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। जैसे फोर्थ यूनिट हायर करेगा उसका मार्जिनल वैल्यू कम हो जाएगा। इट मीन्स हायरिंग फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर is not beneficial for a firm because the marginal expenditure is greater than marginal value for a fourth unit of labor। इस वजह से फर्म सिर्फ 3 वर्कर्स हायर करेगा। और कितना वेज पे करेगा, जैसे भी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि कितनी क्वांटिटी या कितना लेबर हायर करेगा वो डिटरमाइन होगा एट द इंटरसेक्शन पॉइंट या एमवी और एमई के कंपैरिजन से। उसके बाद आफ्टर डिसाइडिंग की हाउ मच क्वांटिटी और हाउ मच लेबर द फर्म विद हायर कितना वेज पे करना वो आपका डिसाइड होगा एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व या सप्लाई कर्व से। तो इस केस में 3 यूनिट आपका वर्कर हायर होगा बाय कंपैरिजिंग मार्जिन वैल्यू और मार्जिन एक्सपेंडिचर। अब 3 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वेज फर्म पे करेगा वो आपका डिसाइड होगा एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व से, जो सप्लाई का बोलते हैं। तो थर्ड यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग जो सप्लाई का वेज आ रहा है वो 120 निकल के आ रहा है, तो फर्म 120 का वेज यहाँ पे करेगा। तो इस टेबल अकॉर्डिंग हमने देखा
कि कैसे फर्म कितना लेबर हायर करेगा, कितना वेज पे करेगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है न्यूमेरिकली, वो हमने देख लिया। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले 2 स्लाइड्स पहले कि फर्म का जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर होता है वो एवरेज एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, ऊपर होता है। इट मीन्स कुछ ऐसा होता है, ग्राफिकली देखा जाए तो ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर है जो सप्लाई कर है, ये आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर है जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल एक्सपेंडिचर दिखाता है हर यूनिट ऑफ लेबर का। ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये इंडिकेट करता है कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर का जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है वो उसके एवरेज एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप थर्ड यूनिट यहाँ पे चेक कीजिए। थर्ड यूनिट का वर्कर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेक कीजिए आप। थर्ड यूनिट ऑफ वर्कर जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग ए जो है वो आपका 120 है और एम जो है 140 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने थर्ड यूनिट वर्कर हायर किया फर्म ने तो उसके 140 रुपये का एडिशनल खर्चा आया लेबर के ऊपर, लेकिन उसको पे कितना कर रहा है? 120 रुपये। एवरेज एक्सपेंडिचर दिखाता है कितना पे कर रहा है, बट और मार्जिनल एक्सपेंडिचर दिखा रहा है कि उस लेबर को हायर करने का टोटल खर्चा फर्म को कितना बियर करना पड़ रहा है। टोटल खर्चा फर्म को बियर करना पड़ रहा है थर्ड यूनिट हायर करने का लेबर 140, बट जब 3 यूनिट्स लेबर हायर कर रहा है फर्म तो उसको एवरेज एक्सपेंडिचर या सब वेज कितना पे कर रहा है? 120। तो ये इंडिकेट करता है कि जब भी फर्म एडिशनल यूनिट हायर करता है या एडिशनल यूनिट बाय कर रहा है सिंगल बायर फर्म, तो उसको वेज या प्राइस बढ़ा के देना पड़ रहा है, उस एडिशनल यूनिट को तो देना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो प्रीवियस यूनिट्स जो उसने बाय किए हैं उसको भी एडिशनल पे करना पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिएगा, फर्म ने थर्ड यूनिट बाय किया, उसका एडिशनल खर्च 140 का पड़ा, जिसमें 120 तो थर्ड यूनिट वर्कर को जा रहा है, 20 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो 10-10 रुपये बट के फर्स्ट और सेकंड यूनिट को जा रहा है। इट मीन्स जो एक टोटल 140 का खर्चा जो आया फर्म के पास थर्ड यूनिट ऑफ लेबर हायर करने का, उसमें से 120 तो थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के पास गया और जो एक्स्ट्रा 20 था वो फर्म ने अपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में बीच में बांट दिया। इसका मतलब यह है कि जब भी एक मोनोपोलिस्ट फर्म या सिंगल बायर फर्म एडिशनल यूनिट बाय करता है मार्केट से, तो उसको उस एडिशनल यूनिट बाय करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उस एडिशनल यूनिट को भी, साथ ही साथ जो प्रीवियस यूनिट्स उसने बाय किए हैं उसको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो यहाँ पे हमने देखा। थर्ड यूनिट के केस में 140 टोटल खर्चा आया फर्म के ऊपर एडिशनल, उसमें से 120 उसने थर्ड यूनिट को दिया वर्कर को, और एडिशनल 20 रुपये जो खर्चा कर रहा है वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट जब बाय कर रखा ऑलरेडी, हायर कर रखा ऑलरेडी, उस पर एडिशनल खर्चा 20 रुपये के रूप में हो रहा है। इस वजह से आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व जो होता है वो एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व के ऊपर लाई करता है हर लेवल ऑफ इनपुट पे या हर लेवल ऑफ लेबर पे, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट लेबर पे आपका एवरेज एक्सपेंडिचर और मार्जिनल एक्सपेंडिचर आपका सेम होता है। जैसे नया एडिशनल हायर होगा आपको ज़्यादा पे करना है एडिशनल हायर करने वाले यूनिट्स को भी और बाकी प्रीवियस यूनिट्स को भी। इस वजह से मार्जिनल एक्सपेंडिचर आपका एवरेज एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है हर एक पॉइंट पे। तो ये था आपका एग्जाम्पल के रूप में मोनोपोली मार्केट का आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फर्दर मूव करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ मोनोपोली और मोनोपोली। जैसे कि पता है आपको, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल बायर होता है और सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली केस में एक सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमआर और एमसी। मोनोपोली जो प्राइस पे करता है, प्राइस चार्ज करता है अपने गुड्स के लिए, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। ये ग्राफ आपका मोनोपोली का है। मोनोपोली आपका ऑपरेट करता है एमआर एमसी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इतना ये क्वांटिटी मोनोपोली का ये है, इसका प्राइस एआर कर्व से निकल के आएगा तो ये प्राइस है इसका। और अगर ये मोनोपोली फर्म ना हो कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होता, मार्केट होता, तो वो ऑपरेट करता इस पॉइंट पे जहाँ पे पी इक्वल टू एमसी है, जहाँ पे डिमांड इक्वल सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, जो कि है ये पॉइंट। अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता तो वो आउटपुट ये प्रोड्यूस करता और प्राइस ये पे करता, चार्ज करता। सिंस ये मोनोपोली मार्केट है तो ये आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहा है और प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो मोनोपोली मार्केट सिंगल सेलर मार्केट है, ऑपरेट करता है एमआर एमसी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे।
मोनोपोली मार्केट के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट प्राइसेस। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस आपका कम होता है और डेट बैलेंस देखने को मिलता है मोनोपोली मार्केट के केस में। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल बायर होता है जिसको मोनोपोली बोलते हैं, वो मार्केट ऑपरेट करता है उस पॉइंट पे जहाँ पे उसका एमई और एमवी इंटरसेक्ट करता है। एमई आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, एमवी आपका मार्जिनल वैल्यू है। मोनोपोली केस में फर्म कम बाय करता है कम प्राइस पे। सिंस यहाँ पे सिंगल बायर है, उसकी कोशिश होती है कि मैं कम से कम प्राइस पे करूँ, तो वो कम प्राइस पे करता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ आपका मोनोपोली का है। ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व है, ये आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है। फर्म ऑपरेट करता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमई एंड एमवी। सो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट निकल के आ रहा है क्यू स्टार। प्राइस जो पे करेगा वो निकल के आएगा, सप्लाई कर्व से निकल के आएगा, तो ये आपका प्राइस हो गया। तो मोनोपोली फर्म प्राइस पे कर रहा है पी स्टार एंड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है क्यू स्टार। अगर ये फर्म मोनोपोली ना हो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता तो ऑपरेट करता डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट होता। इस पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट क्यूसी है और प्राइस पीसी है। तो आप देख सकते हैं मोनोपोली फर्म है जो वो कम आउटपुट ट्रेड कर रही है, बाय कर रही है, बट प्राइस भी कम पे कर रही है। तो मोनोपोली जो होता है वो कम प्राइस पे करता है, कम आउटपुट भी बाय करता है, कम प्राइस भी पे करता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस केस में सेलर सरप्लस आपका या प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन दोनों केस में डेट लॉस देखा जाता है। क्यों होता है दोनों केस में डेट लॉस? क्योंकि दोनों केस में प्राइस की पावर है, प्राइस कंट्रोल करने की पावर है एक साइड ऑफ मार्केट के पास। जब एक साइड ऑफ मार्केट पर प्राइस कंट्रोल की पावर होती है तो वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम आउटपुट ट्रेड करती है, जिसकी वजह से टोटल सरप्लस जो मैक्सिमम हो सकता था वो उतना नहीं होता और डेट प्लस देखने को मिलता है दोनों मार्केट के केस में। तो ये था आपका कंपैरिजन मोनोपोली और मोनोपोली का। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। पहले बात करते हैं मोनोपोली पावर होता क्या है। आपने मोनोपोली पावर पढ़ा है, हमारी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या होता है? मोनोपोली पावर होता है पी माइनस एम सी की फर्म का जो प्राइस चार्ज कर रही है वो उसका मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस है पी और एमसी का, उतना ज़्यादा मोनोपोली के पास पावर है। उसी प्रकार मोनोपोली का पावर होता है। मोनोपोली का क्या है पावर? इट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल वैल्यू एंड प्राइस द फर्म इज पेइंग। Higher the difference between my MV and P, the higher will be the monopoly power. Lower the difference between MV and P, the lower will be the monopoly power. यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए। फर्म ने एक एडिशनल लेबर हायर किया जिससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ फर्म को, जिसको हमने कहा मार्जिनल वैल्यू। और उस लेबर को फर्म ने एक वेज पे किया जिसको बोला पी हमने। जब दोनों में डिफरेंस आए इट मीन्स फर्म को यहाँ पर सरप्लस क्रिएट हो रहा है जो हमारा मोनोपोली पावर है। एग्जाम्पल तौर पे फर्म ने 3rd यूनिट ऑफ लेबर हायर किया जिससे उसको एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हुआ 200 रुपये का। फर्म को तीसरा यूनिट ऑफ लेबर हायर करने से 200 रुपये का एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हो रहा है जो हमारा मार्जिनल वैल्यू भी कहलाता है। बट फर्म उसको प्राइस पे कर रहा है 120 रुपये वेज देख रहा है, जो हमारा वेज है या एवरेज एक्सपेंडिचर है या प्राइस बोल लेते हैं इसको, जो प्राइस पे कर रहा है लेबर को। थर्ड यूनिट जो है वो थर्ड यूनिट लेबर फर्म को रिवेन्यू दे रहा है 200 रुपये की, बट उसको फर्म पे कर रहा है 120 रुपये। तो यहाँ पे फर्म का एक्स्ट्रा कितना बच गया? 80 रुपये। 80 का यहाँ पर फर्म का सरप्लस है। यही सरप्लस क्या कहलाता है? मोनोपोली पावर। ये इंडिकेट करता है कि फर्म के पास प्राइस कंट्रोल करने की पावर है। वो प्राइस लेबर को कंट्रोल कर पा रहा है। लेबर का प्राइस जितना वो जनरेट करके दे रहा है उसके वैल्यू के टर्म्स में लेबर वो उससे कम उसको प्राइस पे कर रहा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे उसको पावर इंडिकेट होगा फर्म का। इसके सोर्सेज क्या होते हैं मोनोपोली पावर के? पहला है इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई। अगर मार्केट सप्लाई, हम लेबर मार्केट के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर लेबर मार्केट में मार्केट सप्लाई कर्व जो है लेबर का वो इलास्टिक है, इट मीन्स एक बार यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो कर्व जितना फ्लैटर होगा वो उतना ही इलास्टिक होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर्व बनाऊँ
ये कर्व और एक ये कर्व, तो जो कर्व इसमें जितना फ्लैटर है वो उतना इलास्टिक है। ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। तो इस केस में कर्व 1 जो है वो फ्लैटर है एज कम्पेयर टू कर्व 2। इट मीन्स कर्व 1 जो है वो इलास्टिक है एज कम्पेयर टू कर्व 2। तो जो कर्व जितना फ्लैट है वो कर्व उतना ही इलास्टिक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहला सोर्स है इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई। इट मीन्स अगर लेबर की मार्केट सप्लाई कर्व इलास्टिक है, फ्लैटर है, जैसा कि हम ग्राफ ए में देख सकते हैं आप, तो इस केस में जो डिफरेंस है एमवीओपी का वो इतना है। वहीं दूसरी तरफ अगर मार्केट सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है, स्टीपर है, जैसे ग्राफ बी में देख सकते हैं आप, उस केस में एमवीओपी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। ग्राफ ए, इक्वल लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ लेबर क्यू स्टार at intersection point of MV and ME, this point Q star is equal level of labor। प्राइस कितना पे करेगा वो डिटरमाइन होगा एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व या सप्लाई कर्व से। सो इट इज P स्टार। इन दिस केस, इन द केस ऑफ ग्राफ ए और इलास्टिक सप्लाई केस, द डिफरेंस बिटवीन MV एंड P स्टार is smaller than the difference between MV and P star in the case of inelastic supply। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई है उतना कम मार्केट पावर है मोनोसोनी के पास, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि जितना ज़्यादा इनइलास्टिक सप्लाई है उतना ज़्यादा मार्केट पावर है मोनोसोनी के पास। इट में उतना ज़्यादा डिफरेंस है एमवी और पी का। तो इलास्टिक केस में आपका एमवी और पी का डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा। और इस केस में, इलास्टिक केस में, एमवी और पी का डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। जितना कम डिफरेंस उतना कम मोनोसोनिक पावर, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा मोनोसोनिक पावर, और जितना ज़्यादा इनइलास्टिक सप्लाई उतना ज़्यादा मोनोसोनिक पावर। तो कंक्लूजन क्या निकला? द लेस इलास्टिक सप्लाई, जितना कम इलास्टिक सप्लाई होगा उतना ज़्यादा मोनोसोनिक पावर देखने को मिलेगा। इट मीन्स उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा एमवी और पी के बीच में। तो ये आपका पहला सोर्स है मोनोसोनिक पावर का। मोनोसोनिक पावर मतलब डिफरेंस बिटवीन एमवी एंड पी, और एमवी और वेज द फर्म इज पेइंग। जितना ज़्यादा इलास्टिक उतना कम मोनोसोनिक पावर, जितना कम इलास्टिक है, जितना इनइलास्टिक सप्लाई उतना ज़्यादा मोनोसोनिक पावर। तो आपका फर्स्ट सोर्स ये है। सॉरी, बाकी सोर्सेज क्या है जिससे मोनोसोनिक पावर जनरेट होता है? पहला, ओनली वन और फ्यू बायर्स। अगर फर्म एक ही बायर है मार्केट के अंदर जो सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीद रही है बायर सेलर से, तो उस केस में बायर के पास प्राइस कंट्रोल की पावर है। तो लाजमी से बात है, वहाँ पे प्राइस कंट्रोल है उसके हाथ में, फर्म के पास, तो उसके हाथ में पावर भी है। दूसरा है सेलर्स है फ्यू चॉइसेस। यही बात घुमा के बोली है, जब सेलर जो अपनी सर्विसेज बेच रहे थे, लेबर मार्केट में जो लेबर्स है, वर्कर्स है, जो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, जिसको सेल आउट कर रहे हैं, अगर वही सीमित है, वही लिमिटेड है, एक या दो ही फर्म्स है जहाँ पे काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको वेज काम ही देखने को मिलेगा एज नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में। तो ये आपका दूसरा रीजन हो गया कि सेलर्स के पास चॉइस नहीं होती। जब नए बायर्स एंटर ना कर सके मार्केट में, सिंगल बायर है, मोनोसोनिक पावर है, अगर नए बायर्स एंटर नहीं कर पा रही, तो वहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं है बायर्स के फॉर्म में लेबर वर्क सेलर्स को, तो वहाँ पे फिर वही मोनोसोनिक पावर देखने को मिलता है। डिस्टेंट और आइसोलेटेड मार्केट, मतलब कि ऐसी मार्केट है जो आइसोलेटेड है, जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म ऑपरेट कर रही है, या ऐसी कोई लोकेलिटी है जहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी फैक्ट्री है जो वहाँ के वर्कर्स को हायर कर रही है, तो वही सिंगल फर्म है, प्राइस कंट्रोल उसका हाथ में है, तो आपका मोनोसोनिक पावर इसका हाथ में होगा। इट मीन्स एमवी और का पी का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है वर्कर्स और सेलर्स कांट इजिली मूव। अगर वर्कर्स और सेलर्स उस मार्केट से इजिली नहीं निकल पा रहे हैं जिस मार्केट में सिर्फ सिंगल बायर है जो उनकी सर्विस खरीद रहा था, उस केस में फर्म को वहाँ पे मोनोसोनिक पावर देखने को मिलेगा उस मार्केट के केस में। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो मोनोसोनिक पावर जनरेट करते हैं। सब ने इन सारे पॉइंट्स से घुमा फिरा के एक ही बात बोली है, बट मेन सोर्सेज आपका था, या मेन क्या जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका है इलास्टिसिटी सप्लाई का रिलेशन मोनोसोनिक पावर के साथ। फर्दर मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोसोनी, जिसको हम डेड लॉस भी बोलेंगे, डेड लॉस ऑफ मोनोसोनी। आपको ये बात पता होगी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
हाँ, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल सरप्लस होता है मार्केट में वो मैक्सिमम होता है, इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। परफेक्टली कंप्लीट मार्केट में एफिशिएंट मार्केट बोल रहे हैं क्योंकि इस केस में टोटल सरप्लस जो है मार्केट में वो आपका मैक्सिमम है। जब भी मार्केट ऑपरेट करेगी अपार्ट फ्रॉम परफेक्टली कंपीटिटिव आउटकम, उस केस में मार्केट में या सोसाइटी में टोटल सरप्लस का लॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं डेडवल लॉस। तो डेडवल लॉस का मतलब क्या हुआ? इट इज अ पोटेंशियल बेनिफिट टू द सोसाइटी डेट हैपन्स, जो हो सकती थी जब मार्केट आपका एफिशिएंट परफॉर्म ना करे। तो अगर मार्केट एफिशिएंट परफॉर्म कर रही है, डेट इज मार्केट आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, डेट इज डिमांड इक्वल सप्लाई पर ऑपरेट कर रही है, तब आपका टोटल सरप्लस मैक्सिमम है। बट मार्केट अगर इस पॉइंट से डाइवर्ट करती है, परफेक्टली कंपनी मार्केट पॉइंट आउटकम से डाइवर्ट करती है, तो उस केस में टोटल सरप्लस मैक्सिमम नहीं होता, और जो लॉस हो रहा है टोटल सरप्लस का उसको हम बोलते हैं डेडवल लॉस। तो सो इन द सेम वे मोनोसोनी के केस में भी डेडवल लॉस देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं? पहले यहाँ पे ग्राफ पे कुछ करेक्शन कर लीजिएगा। ग्राफ ठीक है, मतलब ग्राफ में कोई गलती नहीं है, बट यूनिफॉर्मिटी के लिए जो हमने यूज़ किया पूरे लेक्चर में टर्म, हम वही टर्म यूज़ करने वाले हैं। एमसीएल यहाँ पे आपका मार्जिनल एक्सपेंडिचर है और लेबर, एमआरएल आपका यहाँ पे मार्जिनल वैल्यू ऑफ लेबर है, ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर है। फर्म ऑपरेट करेगा एमवीएल और एमईएल के, फर्म ऑपरेट करेगा एमईएल और एमवीएल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ग्राफ में कुछ गलत नहीं था, बस हमने इसको रीनेम किया है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जो हमने टर्म्स यूज़ की है हमने वही टर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मोनोसोनी मार्केट ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमई एंड एमवी। सो दिस पॉइंट इज द मोनोसोनी equivalent point. At this point, firm is hiring L amount of labor and paying wage W. आपका वेज डिसाइड होगा सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग। तो L आपका डिसाइड हुआ एम ई एंड एम वी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कि L निकल के आया। इसको कितना वेज पे करना है वो निकल के आपका आएगा सप्लाई कर्व से, जो कि आपका है एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व। तो मोनोसोनी फर्म वेज पे कर रहा है L और वेज पे कर रहा है W एंड हायर कर रहा है L। तो मोनोसोनी फर्म जो है वो लेबर हायर कर रहा है L, वेज दे रहा है W। अगर यही फर्म मोनोसोनी ना हो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की तरह ट्रेड होता, तो वो ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई। या आपका डिमांड कर्व है एवरेज एक्सपेंडिचर कर्व, या आपका सप्लाई कर्व है मार्जिनल वैल्यू कर्व। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटकम निकल के आया वो LPC निकल के आया, WPC निकल के आया। इट मीन्स इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव द लेबर हायर किया जाएगा LPC और वेज पे किया जाएगा WPC। यहाँ पे देख सकते हैं मोनोसोनी फर्म जहाँ पे सिर्फ सिंगल बायर है वो कम लेबर हायर कर रहा है कंपेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, साथ ही साथ वो कम प्राइस पे कर रहा है कंपेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे जितना ट्रेड हो सकता था लेबर का, जितना लेबर खरीदा जा सकता था इन आइडियल कंडीशन, दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन, वो उतना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड का रिडक्शन हुआ, लेबर का जो हायर का ट्रेड है वो उसका रिडक्शन हुआ, LPC से L पे गया, जिसके कारण जो सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता था वो बेनिफिट नहीं हुआ, और जिसका जितना लॉस हो रहा है, जो बेनिफिट नहीं हुआ जो हो सकता था, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं डेडबट लॉस। तो बेसिकली इतना होना चाहिए था LPC ट्रेड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटकम के अकॉर्डिंग, बट मोनोसोनी हायर कर रहा है L खाली, तो इतना जो लेबर है वो ट्रेड नहीं हो पा रहा। इतना लेबर ट्रेड नहीं हो पा रहा मार्केट के अंदर, इट मीन्स इसके कारण जो मार्केट लॉस हो रहा है, सोसाइटी लॉस हो रहा है, वो हमारा डेडबट लॉस है। वो है आपका इक्वल टू दिस एरिया, दिस रेक्टेंगल इज अ डेडबट लॉस इन दिस केस। ये हमारा डेडबट लॉस है इस केस के अंदर, जिसको हम सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं मोनोसोनी का। और एक ट्रिक है ग्राफिकली डेडबट लॉस निकालने की, वो ट्रिक ये है कि जितना आपका आइडल आउटपुट है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करता है जिस पॉइंट पे, जैसे डिमांड सप्लाई पे, ये आपका आइडल आउटपुट है, इतना होना चाहिए। और जितना आपका आउटपुट हो रहा है मार्केट में अकॉर्डिंग मार्केट सिचुएशन, लेट्स से ये मार्केट में आउटपुट चल रहा है, तो जितना होना चाहिए जितना हो रहा है उसके बीच जो ट्रायंगुलर डिफरेंस है, डिमांड सप्लाई बीच का जो ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि ये आपको हो गया डेडबट लॉस। तो ग्राफिकली डेडबट लॉस निकाला जाता है जितना होना चाहिए आउटपुट और जितना आउटपुट हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है डिमांड सप्लाई कर्व के बीच में, वो आपका डेडबट लॉस होता है ग्राफिकली। सो इस केस में भी इतना होना चाहिए था आइडियली LPC, बट इतना
हायर हो रहा है, इतना नहीं हो पा रहा है ये एरिया। इसके बीच में जो एरिया कवर कर रहा है डिमांड सप्लाई कर्व, ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, वो आपको हो गया डेड लॉस। तो मोनोसोनी के केस में डेड लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना आउटपुट या जितना लेबर हायर हो सकता था आइडल सिचुएशन में एलपीसी, उतना मोनोसोनी फर्म या सिर्फ कहें कि सिंगल बायर उतना हायर नहीं कर रहा, और उतना प्राइस भी पे वो नहीं कर रहा जितना उसको देना चाहिए था आइडल सिचुएशन में। तो इस वजह से जो सरप्लस में लॉस हुआ, डेट टोटल सरप्लस में लॉस हुआ, वो हमारा होगा डेड लॉस, विच इज इक्वल टू दिस शेडेड रीजन। तो ये था आपका मोनोसोनी का सोशल कॉस्ट या डेड लॉस का सिचुएशन। फर्दर मूव करते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका बायलेटरल मोनोपोली। काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बायलेटरल मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ सिंगल बायर और सिंगल सेलर देखने को मिलता है। आई एम रिपीटिंग, बायलेटरल मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे एक सिंगल सेलर मोनोपोली और सिंगल बायर मोनोपोलिस्ट फॉर अ गुड सर्विसेज पाया जाता है। अभी तो आपने देखा मोनोपोली जहां पे एक सिंगल सेलर था, फिर हमने पढ़ा मोनोपोलिस्ट जहां पे सिंगल बायर था। अब केस है बायलेटरल मोनोपोली जहां पे दोनों है, सिंगल बायर भी है डेट इज मोनोपोलिस्ट और सिंगल सेलर भी है डेट इज मोनोपोली। इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो आपका है लेबर यूनियन का। लेबर यूनियन जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है वो एज अ मोनोपोली ट्रीट करती है अपने आप को मोनोपोली। मोनोपोली क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर होता है वो अपने सर्विसेज का। मतलब लेबर्स ने एक यूनियन बना लिया, ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप है जो पूरे लेबर एसोसिएशन को पूरा रिप्रेजेंट करता है, जो एज अ मोनोपोली ट्रीट करता है अपने आप को। वही दूसरी तरफ एक फर्म है जो लार्ज एम्प्लॉयर है, वो सिंगल बायर है जो एज अ मोनोपोलिस्ट ऑपरेट करता है, सिंगल बायर ऑफ लेबर ऑपरेट करता है। तो ये आपका क्लासिक एग्जांपल है मोनोपोली, बायलेटरल मोनोपोली का, जिसमें आपका सिंगल बायर इट मीन्स मोनोपोलिस्ट और सिंगल सेलर डेट इज मोनोपोली दोनों देखने को मिलता है। इसके की फीचर्स क्या है इस मार्केट स्ट्रक्चर के? पहला है वन सेलर एंड वन बायर। इस केस में आपको एक सेलर और एक बायर देखने को मिलता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जब सिंगल सेलर सिंगल बायर है तो कोई सब्सटीट्यूट का बात नहीं होता, उठती कहीं से भी, ना सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूचुअल डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये है कि सेलर के सामने से एक बायर है तो उसको बेचना अपना सर्विसेज, बायर के सामने सिर्फ एक सेलर है तो बायर को भी उसी सेलर से अपना सर्विसेज परचेज करना है। तो दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। ये आपका दिखाता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी कि वो दोनों एक दूसरे पर आधारित है, डिपेंड करते हैं। इस मार्केट स्ट्रक्चर केस में प्राइस और क्वांटिटी जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। इसका मतलब जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हमने ले लिया, देखा हमने, फॉर एग्जांपल मोनोपोली देखा हमने, मोनोपोलिस्ट और हमने प्रॉफिट कंपटीशन देखा, हमने देखा कि उनकी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एक यूनिक पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकल के आता है। बट इस केस में बायलेटरल मोनोपोली केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि एक कोई ऐसा सिंगल पॉइंट है या कोई यूनिक पॉइंट है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी निकल के आ जाती है। इस केस में आपको एक रेंज मिलती है प्राइस की और एक रेंज मिलती है क्वांटिटी की। उस रेंज के बीच में कोई प्राइस और कोई भी क्वांटिटी लाई कर सकती है। तो इट मीन्स कोई सिंगल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई सिंगल ऐसी कंडीशन नहीं है जो होल्ड करेगी, जो तब आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होगी। इस केस के अंदर, इस केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं इस केस में, बायलेटरल मोनोपोली केस में, प्राइस और क्वांटिटी आपकी इनडिटर्मिनेट होती है, वो सिंपली यूनिकली डिटरमाइन नहीं होती सप्लाई और डिमांड के थ्रू। तो अभी तक देखा आपने कि बायलेटरल मोनोपोली केस में प्राइस और क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट है, इट मींस वो यूनिकली डिटरमाइन नहीं होती। तो उस केस में, इस केस में प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन कैसे होती है? ये डिटरमाइन होती है नेगोशिएशन बार्गेनिंग पावर के थ्रू। तो नेगोशिएशन बार्गेनिंग बिटवीन डिटरमाइंस द आउटकम। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंस दोनों फर्म है, सिंगल बायर और सिंगल सेलर है, दोनों फर्म के हाथ में कंट्रोल है प्राइस का, दोनों फर्म के हाथ में प्राइस कंट्रोल है, तो दोनों फर्म चाहेगी कि भाई मेरे हाथ में प्राइस कंट्रोल है तो भाई मेरे फेवर में जाए प्राइस।
दूसरी फर्म भी ये चाहेगी भाई मेरे हाथ में प्राइस कंट्रोल है तो भाई मेरे फेवर में प्राइस झुके या मेरे फेवर में आउटकम जाए। तो जो फर्म जितना अच्छा बार्गेनिंग करेगा, मोनोपोली मोनोपोलिस दोनों इस केस में दोनों हाथ में प्राइस कंट्रोल है, तो जो फर्म जितना अच्छा बार्गेनिंग करेगा उसके फेवर में आउटकम उतना अच्छा झुकेगा या उसके फेवर में आउटकम उतना जाएगा। तो इस केस में प्राइस और क्वांटिटी जो डिटरमाइन होगा वो होगा नेगोशिएशन के बेस पे। और ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये कोई यूनिक आउटकम नहीं होगा। एक रेंज होती है प्राइस और क्वांटिटी की, उस रेंज में कोई भी आउटकम या कोई भी प्राइस या कोई भी क्वांटिटी आप आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बार्गेनिंग पावर। अगर टाइम ए में अगर हम दो टाइम पीरियड ले, टाइम ए और टाइम बी, अगर टाइम ए में मोनोपोली का बार्गेनिंग स्ट्रांग है तो मोनोपोली के फेवर में आपका आउटकम जाएगा। अगर टाइम बी में मोनोसोनिस का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग है तो मोनोसोनिस के हाथ फेवर में प्राइस और आउटपुट क्वांटिटी जाएगा। तो इट मीन्स कि एक रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करेगा प्राइस और क्वांटिटी, एक यूनिक वैल्यू निकल के नहीं आएगी। हर टाइम पे अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी विद इन दिस रेंज डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ ईच पार्टीज। तो ये थे की फीचर्स। एक फीचर ये भी है कि इसमें एंट्री बैरियर देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे सिंगल बायर और सिंगल सेलर का केस ये बनता है। फर्दर मूव करते हैं। अब बात आ रही है प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा। जैसे पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे यूनिक कोई आउटकम लेवल निकल के नहीं आता। क्यों नहीं आता इसमें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो मोनोपोली फर्म होता है जो सिंगल सेलर होता है, जिस केस हमारा है लेबर यूनियन। वो सिंगल सेलर है, लेबर यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्कर्स और पूरे लेबर एसोसिएशन को। तो वो चाहता है कि हमें ज़्यादा प्राइस मिले, हमें ज़्यादा वेज मिले और कम लेबर हायर हो और हमें ज़्यादा वेज मिले, या फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा वेज मिले। उनका आउटकम होता है कि हमें ज़्यादा वेज मिले, उनका गोल होता है। अब मोनोसोनिस जो है, जो सिंगल बायर है, जो फर्म जो लेबर हायर कर रही है, लेबर यूनियन से ट्रीट कर रही है, लेबर यूनियन से डिस्कस कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है, उसका होता है गोल कि मैं कम से कम वेज दूं। तो यहाँ पे दो रेंज बन गई प्राइस की। एक अपर लिमिट, वो प्राइस जो मोनोपोली चाहता है, जो लेबर यूनियन चाहता है कि मुझे मिले, और लोअर लिमिट है वो प्राइस या वो वेज जो मोनोसोनिस फर्म है, मोनोसोनिस फर्म जो है जो चाहता है वो पे करे। जहाँ पे आपके देखते दो वेज आ गया। एक अपर लिमिट है, वो वेज रेट है जो चाहता है मोनोपोली की भाई मुझे इतना वेज मिलना चाहिए, लेबर यूनियन जो चाहता है मुझे इतना वेज मिलना चाहिए। फिर आपका एक मोनोसोनिस्ट है जो चाहता है मैं कम से कम वेज पे करूँ, तो उसका एक रेंज है, इसका एक प्राइस है वेज का जो पे करना चाहता है, तो वो आपका लोअर लिमिट हो गया। तो इस लिमिट के बीच में कहीं प्राइस डिसाइड होता है। अगर बार्गेनिंग पावर मोनोपोली की जा रहा है तो वो कुछ अपर लिमिट के आसपास जाकर प्राइस सेट करेगा होगा मार्केट में। अगर बार्गेनिंग पावर मोनोसोनिस का जा रहा है तो वो उसका मार्केट में प्राइस जो डिटरमाइन होगा, जो वेज डिटरमाइन होगा, वो उसके लोअर लिमिट के आसपास जाके डिसाइड होगा। अगर बार्गेनिंग पावर दोनों की एक समान है तो कहीं बीच में जाके वो डिसाइड होगा सब वेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वेज की एक या फिर प्राइस का एक रेंज है। इस रेंज के बीच में कोई भी प्राइस डिटरमाइन हो सकता है, सेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी बार्गेनिंग पावर ऑफ ईच पार्टीज। तो यहाँ पे आपका कोई यूनिक वैल्यू नहीं निकल के आती, वो एक रेंज में आपका प्राइस झूलता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी बार्गेनिंग पावर ऑफ ईच पार्टीज। सो बाइलेटरल मोनोपोली केस में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये सिंगल बायर और सिंगल सेलर केस है। दूसरी चीज ये कि इस केस में प्राइस और आउटपुट जो है वो इनडिटर्मिनेट होता है। इट मीन्स यूनिकली वो डिटरमाइन नहीं होता किसी सिंगल पॉइंट पे। सिंस ये आपके सिंगल पॉइंट पे यूनिकली डिटरमाइन नहीं होता, तो ये आपका डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बार्गेनिंग विद इन द रेंज ऑफ, एक प्राइस की रेंज होती है, एक आउटपुट रेंज होती है, उस रेंज के बीच में कोई प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द ईच पार्टीज। एग्जाम्पल आपको समझते हैं इसका। वेज नेगोशिएशन ऑफ फैक्ट्री, यहाँ पे आपका लेबर यूनियन है और मोनोपोलिस फर्म है। लेबर यूनियन वर्क करता है आपका मोनोपोली जैसा, और सिंगल बायर जो है वो आपको वर्क करता है मोनोपोलिस्ट जैसा। तो सिंगल लेबर यूनियन वर्क एज ए मोनोपोलिस्ट ऑफ द लेबर, सिंगल एम्प्लॉयर वर्क एज ए मोनोपोलिस्ट ऑफ लेबर डिमांड। दोनों का गोल्स क्या है दोनों के? यूनियन का गोल है कि वो हायर वेज चाहता है अपने लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है वर्कर्स, उसका वो चाहता है कि वो कम से कम वेज दे ताकि उसका कॉस्ट कम हो।
सो फाइनली वेज और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है, बार्गेनिंग पावर होती है दोनों की उनके बीच में, और बार्गेनिंग डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर, किस पार्टी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो इन फैक्टर्स पर डिसाइड करता है। और अल्टीमेटली बार्गेनिंग पावर के बेसिस पर ही प्राइस और आउटपुट यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर मोनोसोनी का, जहाँ आपने कवर किया बेसिक फीचर्स मोनोसोनी, देन हमने देखा मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट हमने देखा। देन हमने पढ़ा कि मोनोसोनी मार्केट के केस में आउटपुट और प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, जो कि होता है एमवी और एमई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देन हमने देखा सेम कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल। देन हमने इससे कंपेयर किया, मोनोपोली को मोनोसोनी से कंपेयर किया। देन हमने बात की मोनोसोनी की पावर की बात की, जो कि होता है एमवी माइनस पी। उसके बाद हमने बात की मोनोसोनी मार्केट केस में डेट लॉस क्यों होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसके पीछे कारण क्या है। लास्ट में हमने पढ़ा बायलैटरल मोनोपोली का केस, जहाँ पे सिंगल बायर और सिंगल सेलर दोनों देखने मिलते हैं। इस केस में प्राइस और आउटपुट आपका इनडिटर्मिनेट होता है, इट में सिंगल यूनिक लेवल पर डिटरमाइन नहीं होता है। जो डिटर्मिनेशन होता है प्राइस और आउटपुट का, वो होता है आपका बार्गेनिंग पावर के आधार पर। तो ये था आपका लेक्चर आज का। इसके साथ ही आपका मोनोसोनी का जो लेक्चर है पूरा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पीवाईक्यू जो इसके टॉपिक के आए हैं। पहला क्वेश्चन है मोनोसोनी फर्म में क्या होता है, बेसिकली एक बार होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है तीनों से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहले स्टेटमेंट कह रही है कि मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोसोनी एक बायलैटरल मोनोपोली, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे इसे सिंगल सेलर और सिंगल बायर देखने को मिलता है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे अभी हमें पढ़ा हमने लेबर मार्केट में बायलैटरल मोनोपोली केस में सिंगल सेलर जो है वो आपका लेबर यूनियन है, सिंगल बायर जो है एक एम्प्लॉयर है, सिंगल लार्ज फॉर्म है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या सेल हो रहा है, लेबर सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है विथ बायलैटरल मोनोपोली द मार्केट प्राइस एंड आउटपुट इज इनडिटर्मिनेट। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बायलैटरल मोनोपोली केस में आउटपुट और प्राइस आपका इनडिटर्मिनेट होता है, इट मीन्स ये यूनिकली एक सिंगल लेवल पे डिटरमाइन नहीं होता, लाइक डिमांड और सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन पे हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस आउटपुट, इस तरह इस मार्केट में प्राइस आउटपुट डिटरमाइन नहीं होता। तो ये आपका इनडिटर्मिनेट होता है, यूनिकली डिटरमाइन एक सिंगल पॉइंट पर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय नेगोशिएशन। ये स्टेटमेंट ठीक है। सिंस आपका प्राइस और क्वांटिटी आपका इनडिटर्मिनेट है, इट मीन्स वो एक यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो रहा सिंगल पॉइंट पे, उसका डिटर्मिनेशन होता है विद इन द रेंज ऑफ ए प्राइस और क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग पावर या नेगोशिएशन पावर ऑफ ईच पार्टीज। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट मीन्स तीनों स्टेटमेंट आपका ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है मोनोसोनी ऐसा मार्केट है जहां पे सिर्फ एक बार पाया जाता है, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से आपके एग्जाम में देखे गए हैं, एक का क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल टॉपिक, आपको मुश्किल इसमें कुछ है नहीं, नया है आप लोगों के लिए कि आप अभी तक मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हुए हैं। यहाँ पे आपने इनपुट मार्केट में बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सब चीज़ें देखी है कि मार्जिनल वैल्यू क्या होती है, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, यूजली ये सब नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं, बट इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको चीज़ें कर लेनी चाहिए अच्छे से। 3 क्वेश्चन आए प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। तो इसके साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपसे मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।